अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर बहुत ही अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे मामला चल रहे हैं जो कि बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। अंदरूनी मामला की अगर बात की जाए तो मजहबी जमात का एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और लाहौर में ताहाल रास्ते बंद हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर ख़ारजा आसिफ जो है वो बहुत ही अहम बयान दे चुके हैं अफगानिस्तान के हवाले से। इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं उस पर आपका कमेंट मैं चाहूँगी। क्या समझते हैं कि हुकूमत नाकाम हो रही है मजहबी जमात का एहतजाज रोकने में, और इसका इम्पैक्ट आलमी सतह पर क्या आ सकता है? हुकूमत नहीं जी, एक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और ये सिस्टम जो है ये कंपेटेबल नहीं है। और सिस्टम से मुराद मेरी इस यानी मौजूदा जो अरेंजमेंट है इससे बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो एक ढांचा होता है ना, जो एक रियासत को चलाने के लिए जो तरीक़ाकार होता है, जिसको आप आइन कह लें, रूल्स ऑफ इंगेजमेंट कह लें, वो नहीं काम कर पा रहा। मैं एक अरसे से ये बात कह रहा हूँ और मैं इस बरस से इस मौक़िफ़ है मेरा कि ये जो है ना, ये पूरा तरीक़ाकार बहुत उलझ गया है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। और मतलब पुलिस के क्या इख्तियारात हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी कितने अदारे हैं, किसके अंडर, थानों के अंडर क्या होता है, सूबों में क्या है, लोग मतलब इतनी खिचड़ी पकी हुई है कि उसमें जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, जो बड़े सादा से इश्यूज़ हैं कि जी ये रूल ऑफ लॉ ऐसे होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के ये तरीके हैं, इमिग्रेशन के ये तरीके, लॉ एंड ऑर्डर, तो बुनियादी बात है वो सारी कहीं वो गड़मड़ होके कहीं पता नहीं खुदा जाने कहाँ से कहाँ निकल गई। तो चूँकि इतना ज़्यादा वो हमने फैला दिया है इन सारे इश्यूज़ को, और ये कानून साजी जिसमें वो कल नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र हो रहा था कि जुडिशल रिफॉर्म्स होने थे और बाकी चीज़ें होनी थी, तो वो कैसे वो कहाँ रह गई सारी चीज़ें। तो नेशनल एक्शन प्लान भी अगर कहीं इस सिस्टम में इंटीग्रेट होता, सिस्टम से मेरी मुराद ये हुकूमत या अरेंजमेंट नहीं है, मैं एक मजमूई रियासत चलाने के लिए जो होने चाहिए ना आपके जो रूल्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कंपेटेबल नहीं है आज की दुनिया के अंदर। तो ये अब कैसे इससे निकलते हैं, ये बड़े एक मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में देखते हैं कैसे मामला हैं। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे अभी ये तहरीक लबैक का एक वहाँ पे एक बड़ा इज्तिमा है, बहुत उसमें लोग हैं। अब उनसे कौन बात करेगा, कैसे मुज़ाकरात होंगे, क्या होंगे, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। ये तो तरीका नहीं है ना कि पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए और इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए, और ये क्या ये मसले का हल है? ये तो इस तरह तो इश्यूज़ नहीं रिजॉल्व होते। रियासतों में आपको बात करनी पड़ती है, कहीं मुशावरत। इसी तरह से केपी के अंदर, अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुझे बताएं कि वहाँ पर क्या मेरी अभी बात हुई कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीबी साथियों से, तो मैंने कहा जी कि आपकी हुकूमत आ रही है वहाँ पे, अगर तहरीक इंसाफ की नहीं आ रही, तो मौलाना साहब के करीबी हल्के तो इस वक्त उनमें राय तकसीम है। वो ये कहते हैं कि भाई मसला ये है कि वहाँ पर अगर आने वाले दिनों में एक ऑपरेशन होना है तो मौलाना साहब पे और उनकी जमात के जो सीनियर रहनुमा हैं उन पे तो पहले ही काफ़ी खुदकुश हमले भी हो चुके हैं और काफ़ी उसमें नुकसान हो चुका है। तो अब इस सूरत हाल में वो अगर वहाँ पे ऐसे हालात में संभालते हैं हुकूमत, जब एक ऑपरेशन होने जा रहा है, तो वो ऑपरेशन जो है वो उसका और ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है जहाँ पर पड़ोस में अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर ज़ाहिर है कि तालिबान की हुकूमत है और तालिबान के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक नज़रियाती और वैसे ज़ाती ताल्लुक़ भी रहा है हमेशा, तो उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो मौलाना साहब फिर कैसे वहाँ पर वो हुकूमत चलाएंगे? तो वो ऑपरेशन हो रहा होगा तो कैसे उनका वज़ीर आला आएगा? ये उनके अंदर एक बड़ा इस वक्त एक बहस चल रही है। और क्या मौलाना साहब अपने ताल्लुकात ख़राब करना चाहेंगे वहाँ पे अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान से, या ये है कि केपी के अंदर ऑपरेशन शुरू हो जाए और मौलाना साहब उसमें जो है वो उनकी इजाज़त से हो? तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो जाएगी। अच्छा, गवर्नर रूल भी अगर लगता है तो क्या कुंडी साहब जो हैं वो अपने ऊपर लेंगे, पीपल्स पार्टी अपने ऊपर लेगी वहाँ पे पूरा ऑपरेशन जो होगा? तो ये बड़ी एक पेचीदा से बहरान दर बहरान है, लेकिन ये मैन मेड क्राइसिस है और इसका हल। और मैं आपको एक बात से भी बताऊं, इसके साथ ही मैं अगर ये जोड़ूँ ना कि मकतब देवबंद में आज जो अफ़गानिस्तान के
जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर मुत्तकी साहब, वो उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में आज वहाँ पे दौरा किया है उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने बातचीत की है। ये देखें बड़ी खिदमात हैं बरे सग़ीर की तारीख़ में भी और तमाम दुनिया में। इस्लाम की जो तबलीग हुई है उसमें मकतबा देवबंद की बहुत खिदमात हैं, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी जो जदोजहद थी उसमें भी इस मदरसे की और उसके उलमा की बहुत बड़ी खिदमात भी हैं, और उनके असातिज़ा और उनके तलबा तमाम दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन एक इसका जो जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक एक एंगल है जो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैं उस पर बात करके और फिर आगे निकलता हूँ, वो ये है कि जो जब ये अफ़गान जिहाद हो रहा था ना, तो अफ़गान जिहाद जब हुआ तो अफ़गान जिहाद के दौरान जो है वो मुख्तलिफ जो जमातें थीं, मजहबी जमातें कहें या मकातब फ़िक्र मुख्तलिफ, तो उनमें हमने ये देखा कि जो मकतब देवबंद जैसे जो यहाँ पे दारुल उलूम हक्कानिया या बाकी वो आगे आए, मकतबा देवबंद आगे आया। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा जमात इस्लामी के भी हिकमत यार साहब या बाकी और जमातें भी सारी सामने आई। लेकिन एक इसमें बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि ये जो मकातब फ़िक्र हैं हमारे यहाँ, चाहे वो मकतबा देवबंद से हों उनका ताल्लुक़ या वो बरेलवी मकतब फ़िक्र से हों, ये दोनों हनफ़ी हैं। यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो उनकी जो तालीमात हैं या उनका वो जिस तरह से तशरीह करते हैं, मतलब कि उसको फॉलो करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सऊदी अरेबिया या जो अरब ममालिक हैं उन्होंने सपोर्ट तो किया उस वक्त अफ़गान सारे मुल्कों ने, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि वहाँ से अगर नज़रियाती तौर पे अगर कोई पाकिस्तान में या बरे सग़ीर में सबसे ज़्यादा कोई मकतबा फ़िक्र नज़रियाती तौर पे कुर्बत रखता है तो वो जमात अहले हदीस है। क्योंकि जमात अहले हदीस जो है, देवबंद नहीं, जमात अहले हदीस, क्योंकि जमात अहले हदीस जो है वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सऊदी अरेबिया में जो इमाम अब्दुल वहाब का ये नज़रिया था कि आप बिल्कुल कुरान और सुन्नत के बाद किसी मतलब जो चारों जो सुन्नी मसलक में जो इमाम हैं उन चारों को चूँकि वो नहीं मानते कुछ हद तक, मतलब किसी को भी नहीं, मतलब इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, तो वो चूँकि इमाम मालिक तो वो ज़्यादा नज़रियाती तौर पे जमात अहले हदीस जो है वो अरब ममालिक के करीब थी और अभी भी है। मकतबा देवबंद नहीं, ये ज़हन में रखें। मकतबा देवबंद मौजूद है हर जगह और उनके उलमा भी मौजूद हैं जी। लेकिन उस वक्त चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान में जो मदारिस का सिलसिला बड़ा मुनज़्ज़म था, तो इसलिए ये हुआ कि उस वक्त फिर वो जमात जो मकतबा देवबंद के मदारिस आगे आ गए और वो फिर यहाँ पे बाकी मजहबी जमातें भी सारी आई, लेकिन जमात अहले हदीस चूँकि कम यहाँ पे उनके मदारिस ज़रा कम थे, इसलिए वो, लेकिन वो उन अरब ममालिक की सोच से ज़्यादा करीब है। बस मैं इतनी सी बात करना चाह रहा था कि वो कन्फ्यूजन ना हो कि वो उनके साथ हैं, वो हनफी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके मसलक में हैं, और बाकी जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे तो अख़वान हमने देखा है लेकिन उनको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इमाम अब्दुल वहाब जो हैं उनका नज़रिया जमात अहले हदीस के ज़्यादा करीब है। अच्छा, तो अब वो आगे बढ़ते हैं, तो ये किस तरह से अब इससे निकलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू कैसे रिजॉल्व होता है, पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे रिजॉल्व होता है, और लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बेहतर होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेहतर आती हैं, ये आने वाले दिनों में देखना है। अच्छा, ये तो हो गई बात यहाँ की, लेकिन जो रीजन और ख़िता है वहाँ पर बड़े तेज़ी के साथ वाक़यात हो रहे हैं, और हर वाक़या जो मैं इसमें बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहता हूँ कि हर वाक़े का बराह रास्त असर पाकिस्तान पे हो रहा है। अच्छा, अब जो अगले आप समझें कि 48-72 घंटे या 2-4 रोज़ हैं जहाँ पाकिस्तान में हम वाक़यात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं, तो वहाँ पर इसी तरह से गज़ा पर और फ़लस्तीन पे सबकी नज़रें। और आज एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि आज चूँकि दूसरा दिन सीज़ फायर का गुज़र गया, तो आज ये हुआ है कि कुछ देर पहले
अमेरिकन फ़ौज जो है वो इसराइल पहुंचना शुरू हो गई है और 200 अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो लैंड हो रहे हैं इसराइल में बाकायदा। और जो वहाँ पर जो सेंटकॉम के सरबराह हैं, जो ज़ाहिर है इसराइल पहले यूरोपियन कमांड में था, अब वो सेंटकॉम के अंडर आता है। सेंटकॉम के जो चीफ़ हैं ब्रैड कूपर और स्टीव विटकॉफ, उन दोनों ने आज गज़ा का दौरा किया है। अच्छा, गज़ा का दौरा उस इलाके में किया है जो कि येलो लाइन के, यानी वो इलाका जहाँ पर इसराइल की ट्रूप्स मौजूद हैं, यानी जो इसराइल के पास है वो वहाँ तक गए हैं। ठीक है, स्टीव विटकॉफ और उसके साथ, और ये हम अपने नाज़रीन को तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो ये गज़ा में मौजूद हैं लेकिन वो येलो लाइन जो है मैप की उसके अंदर ही मौजूद हैं और ये मॉनिटर कर रहे हैं सीज़ फायर को। ये वहाँ गए हैं कि सीज़ फायर को मॉनिटर करें और ये देखें कि यहाँ से सिक्योरिटी और बाकी और विड्रॉल ठीक हो गया या नहीं हुआ। ये तो ये वहाँ पर गज़ा में, लेकिन उस गज़ा में जो कि इसराइली फ़ौज का अभी तक ऑक्यूपाइड है, उस इलाके में ये गए हैं। 200 जो ट्रूप्स हैं अमेरिका के वो पहुँच रहे हैं इसराइल और पहुँचना शुरू हो गए हैं। और ये वहाँ पर अब देखना ये है कि जो कमांड सेंटर है, यानी एक कमांड सेंटर तो बनेगा जिसमें, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि जिसमें अमेरिकन होंगे और वो कमांड सेंटर इसराइल में भी बन सकता है और इजिप्ट में भी बन सकता है। अगर वो इजिप्ट में बनेगा तो उसमें फिर दूसरे मुल्कों की फ़ौज भी होगी जो मॉनिटर करेगी सीज़ फायर को। अब वो सीज़ फायर, उसमें कतर की फ़ौज भी हो सकती है, उसमें इजिप्ट की भी हो सकती है, उसमें तुर्किया की भी हो सकती है, उसमें यूएई की भी नाम चल भी फाइनल नहीं हुआ। और अगर वो इसराइल में होती है तो फिर वो सिर्फ अमेरिकन ट्रूप्स ही होंगे जो इसराइल में रह के और इस तरफ से सीज़ फायर को मॉनिटर करेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी तक बहुत सारे सवाल जो हैं वो अपने जवाब ढूंढ रहे हैं कि ये क्या सीज़ फायर मुआहदा है, ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, या ये आइडियाज़ हैं, ये मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ सोच है कि भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को बहरहाल एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसे कतई नज़र उनको नोबेल प्राइज़ मिला है नहीं मिला उस साइड पे करते, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 काम ऐसे किए हैं जो सिर्फ वही कर सकते थे इस वक्त। एक तो ये कि उन्होंने सीज़ फायर करवा दी है, एक तो ये उन्होंने सीज़ फायर करवा दी और ये दिखा दिए कि सीज़ फायर मैं करवा सकता हूँ, जंगबंदी उन्होंने करवा दी है। दूसरा ये बात उन्होंने करवा दी है कि वहाँ से इमदाद शुरू हो गई है और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके साथ ही जो है वो हिलाल अहमर और रेड क्रॉस और बाकी अदारे जो हैं वो सारे, अब मीडिया को अलाउ नहीं किया। मीडिया के लोग कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो ट्रक्स जो हैं इमदाद लेके वो अंदर जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो बात ये की है कि सीज़ फायर करवा दी है, दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि नेतन्याहू जो है, नेतन्याहू एक ही आदमी की बात सुन सकता है दुनिया में, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप, और किसी की बात नेतन्याहू सुनने से कासिर है। तीसरी बात जो है, अगर गौर करें इस बात पे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और काम किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पीर के रोज़ 13 तारीख को वो इसराइल आ रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है अगले 48 घंटे में, कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल आ रहे हैं और इसराइल आके वो वहाँ की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। चौथे अमेरिकी सदर हैं आज तक के जो इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। और ये इसराइल की पार्लियामेंट का अगर हम दिखा सकें, फर्स्ट उनके जो कनेसेट है उनके स्पीकर का ये प्रेसिडेंट ट्रंप को इनविटेशन लेटर है, जो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। ये इनविटेशन लेटर है जो कि भेजा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप को इसराइल की पार्लियामेंट के स्पीकर की जानिब से, और उनसे कहा गया है कि जी ये हिस्टोरिक डे है, आपने जो है ये जंगबंदी करवा दी है सारी, और ये है कि आप आएँ और यहाँ आके आप हमारी पार्लियामेंट से तकरीर करें। और ये 2000 आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं कि 2008 के बाद जबकि सिटिंग प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने विज़िट किया था, आप जो हैं वो पहले जो हैं वो सदर होंगे और इसराइल अवेट्स द पीस प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस दावत को कबूल तो कर लिया है, लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वो इसराइल आकर यहाँ की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। उनका 6 घंटे क़याम होगा मुकम्मल। अभी तक जो प्लान आ रहा है वो ये आ रहा है कि पीर के दिन वो
5 से 6 घंटे वो इसराइल में क़याम करेंगे। लेकिन इसराइल क़याम करने से पहले कल रात को वो जो फ्लाई करेंगे अमेरिका से, तो उनका पहला पड़ाव होगा काहिरा में, कायरो, मिस्र। प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं मिस्र, मिस्र से वो जाएंगे इसराइल, और मिस्र में पीर के रोज एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है जिसकी मेज़बानी जो है वो मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी और सदारत जो है वो ट्रंप करेंगे। और उसमें जो लोग शरीक होंगे, जिनकी कंफर्मेशन हो गई है, वो उनमें जर्मन चांसलर हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उसमें बरतानिया के केयर स्टेमर आ सकते हैं, उसमें तुर्की के देखना यह है कि प्रेसिडेंट उर्दुगन आते हैं या कोई और नुमाइंदे आते हैं। लेकिन यह है कि स्पेन से उनके वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तो तमाम अरब ममालिक और उसके साथ यूरोप के ममालिक को प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे बुलवा लिए। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक काम ऐसा किया है कि गज़ा के और फ़लस्तीन के मामले को उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया है। यानी एक बड़ी टेबल पे बहुत सी चेयर्स रख दी हैं, जहां इससे पहले इसराइल के साथ जब मामले तय होते रहे हैं, चाहे कैंप डेविड हो या ऑस्लो एकॉर्ड हो, अमेरिका और इसराइल करता था मामला और एक आध अरब मुल्क होता था। अब जो टेबल है उस पर इसराइल की एक सीट है और बाकी सीट्स पे उन्होंने यूरोप को भी बिठा दिए, कतर को बिठा दिए, यूएई को बिठा दिए, इंडोनेशिया को बिठा दिए, पाकिस्तान को बिठा दिए, सब सारे मुल्कों को बिठा दिए। और वो टेबल पे एक सीट है, जस्ट वन सीट ऑन द टेबल, वो है सीट इसराइल की। और इसी इशू को इंटेंशनलाइज कर दिया कि अच्छा आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, सारे ये कहते हैं, तो भाई सब मिलके ये कह रहे हैं। और वो उसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमास की तरफ से आज ये बात की गई है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को मुबारकबाद देते हैं इस जंगबंदी पे, लेकिन हम टोनी ब्लेयर की शदीद मजम्मत करते हैं कि वो इस पीस बोर्ड में ना आए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसी तरह से ये जो मामलात हैं सारे, मरवान बरगूती का या अहमद सलामा का या अब्दुल्ला बरगूती वो हैं जिनको 6,000 साल 6,000 साल की कैद सुनाई है इसराइली जेलों में, 6,000 साल की। तो अब आप जरा तसव्वुर, तो उनकी भी रिहाई करवानी है ना, हमास की तरफ से जो मुतालबा है। तो हमास ने ये फैसला किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पीर को आने से पहले, यानी 72 घंटे में नहीं, शायद वो कल शाम तक तमाम जो यरवाली हैं या तमाम जो 20 जो हैं वो जिंदा यरवाली हैं और 28 की बाकियात हैं, वो शायद पहले ही हवाले कर दें, प्रेसिडेंट ट्रंप के कायरा में उतरने से पहले ही वो हैंड ओवर कर दें। और इसराइल भी सोच रहा है कि ये अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंच गए यहाँ पर और फिर हमने कैदी छोड़ने हुए इतने सारे, तो क्योंकि उसमें से जो 2000 कैदी हैं जिनमें वो ये 4, 5, 6 नाम नहीं हैं, काफ़ी नाम नहीं है, उसको कह रहे हैं 50 के करीब नाम उन्होंने काटे हैं। वो ये कह रहे हैं उसमें से 450 के करीब जो हैं वो इसराइली फ़ौज के पास हैं और कोई 1450 ऐसे हैं जो इसराइल की जेलों में। तो इसराइल में भी ये तेज़ी के साथ ये बात सोची जा रही है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले ही इन लोगों को रिहा कर दें। लेकिन रिहा करके इनको कहाँ भेजेंगे, क्योंकि अगर इनको मगरबी किनारे भेजते हैं तो वहाँ तो बड़ी सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी कि इतने सारे कैदी रिहा होकर अपने घरों में वापस आए हैं। तो एक अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो ऐलान हुआ है कि मैं आ रहा हूँ, और हमास ने कह दिया कि हम आपके आने से पहले ये 48 लोग छोड़ रहे हैं। तो इसराइल के अंदर इस वक्त खप पड़ी हुई है नेतन्याहू के लिए कि ये इतने सारे लोग मैं अगर एकदम छोड़ता हूँ तो यहाँ तो जश्न का समा पैदा हो जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि काहिरा में जो समिट हो रही है, जहाँ पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है, वहाँ नेतन्याहू को नहीं बुलाया गया। वहाँ पर जनरल सीसी भी हैं, वहाँ बरतानिया भी है, वहाँ तुर्किया भी है, वहाँ कतर भी है, वहाँ यूएई भी है, वहाँ इंडोनेशिया भी है। पाकिस्तान से देखने के कौन जाता है, लेकिन दावतनामा गालिबन पाकिस्तान को भी है। और उसके बाद ये है कि जर्मनी है, उसमें यूरोप के बेशुमार मुल्क हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े खुश होंगे ना कि वो पूरी दुनिया बैठी है सामने और एक मिडल ईस्ट का वो मसला हल करवा रहे हैं। लेकिन ये है इशू कि वहाँ पर नेतन्याहू को नहीं बुलाया।
अच्छा, इन सब से मिलने के बाद, यहाँ फैसला करने के बाद ये तकरीब होगी, साइन होंगे, सारा कुछ होगा, एक दोबारा से वो आगे बात कैसे चलनी है, क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप को तो सबने मान लिया है ना कि अगर कोई बोर्ड वगैरह बनता है, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप उसके अलामती एक सरवरा बन जाएं, प्रेसिडेंट ट्रंप की इशू नहीं है। लेकिन बाकी उसमें टोनी ब्लेयर जो है वो, उसको क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, हमास ने आज स्टेटमेंट दी ना बड़ी सख्त टोनी ब्लेयर के खिलाफ, तो वो टोनी ब्लेयर की जगह किसी और को लिए हैं, अरब ममालिक से लिए हैं, बाकी लोगों को लिए हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पोजीशनिंग बड़ी अच्छी कर ली है मिडिल ईस्ट के अंदर, और आगे ये उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा कि अगर ये जंगबंदी के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, क्योंकि ज़हन में रखें कि उनके 20 उनके नुकाती ट्रंप प्लान है ओरिजिनल, उसमें 2 रियासती हल है और 2 स्टेट सोल्यूशन है, और ये सऊदी अरेबिया और फ्रांस की तरफ से है, और ये सारे रहनुमा पहुँच रहे हैं। और कल भी वहाँ पर जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ है प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ, उसमें फिर 2 स्टेट की बात की गई है। यही वो मौक़िफ़ है जो सारी दुनिया का है, और हमास का भी यही मौक़िफ़। आखिर में इस्माइल हानिया जो है 2017 में, बात में पहले भी कह चुका हूँ कि इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल, और उसके बाद ये अल-फतह जो है फतह, और उसके बाद इस्लामी जिहाद, ये सारे लोगों के दरमियान, ये ओपनली नहीं कहते लेकिन जाहिर है कि 2 रियासती हल पे ही मान चुके हैं। अब इशू ये सारा ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपने पटारे में से क्या निकालते हैं। 24 घंटों में पिछले बमबारी नहीं हुई, ना कोई अटैक हुआ है, ना किसी किस्म का। और वहाँ पर अगर आप मनाजिर देखें, मतलब हज़ारों की तादाद में, हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग पैदल चलते हुए, अपने सरों पे सामान उठाए हुए या अपने ज़ख्मियों को उठाए हुए, हज़ारों की तादाद में आपको लोग शुमाल से जनूब और जनूब से शुमाल, ये अगर आप ये मनाजिर देखें एक पट्टी में, ऐसा लगता है आपको जैसे ये कोई किसी आप होते हैं ना वो बिब्लिकल एरा की कोई ज़माने की कोई आप देख रहे हैं। ये आप ख़वातीन को आपको कोई पुराने दौर के कोई मनाजिर लगेगा कि ये नज़र आ रहे हैं, जिसमें बच्चे सामान लेके जा रहे हैं, औरतें ज़ख्मी उठा के, तो इतने ये अपने तबाह घरों को देखने जा रहे हैं वो जहाँ पर। और आज ये इतला थी कि वहाँ पर कोई 350 से 400 के करीब ये लाशें वहाँ पे जो इमारतें गिरी हैं, तो लाशें वहाँ पे उनकी मैयतें जो हैं वो दबी हुई थी अभी तक। तो यहाँ से जो लोग अंदर एंटर हो रहे हैं अभी, जो हिलाल अहमर के और बाकी, तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि वो किसी तरह से वहाँ से मलबा उठाएं, क्योंकि ज़ाहिर है मलबा बहुत भारी वहाँ पे इक्विपमेंट अंदर जाएगा, तो उसके नीचे वो जो मैयतें और लाशें हैं तो वो उठाई जाएं। लेकिन हमास का कहना ये है कि उनको भी निकालें, लेकिन उनसे पहले वो निकाल लें जो कि उनके जो 28 वापस करनी है वो भी कहीं मलबे तले दबी हुई हैं जो कि इसराइल को वापस करने हैं, तो वो जल्दी निकालें, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले अगर वापसी हो जाए तो ये अच्छा मैसेज आएगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि अभी जो वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने ये बयान जारी किया है कि अपने मुल्क के दिफा के लिए, खून का बदला चुकाने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। इस पर आपका कमेंट जाना चाहूँगी, लेकिन अभी नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट देना कि खून का हिसाब देने के लिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दाखिल होना उनका हक बनता है, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दूरियां बढ़ाने और इंडिया और अफगानिस्तान की क़ुर्बतें बढ़ाने में किस हद तक कारआमद साबित होगा, इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? नहीं, मैं इस ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान पे कोई तबसरा नहीं करूँगा। अफगानिस्तान जो है हमारा एक बहुत बरादर इस्लामी पड़ोसी मुल्क है, और पाकिस्तान का सिर्फ एक नुक्ता नज़र है कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसके अलावा कोई किसी के साथ, और ये जो है इसमें मतलब एक तारीख़ी रिश्ता है, बहुत पुराना हमारा अफ़गानिस्तान के साथ एक रिश्ते हैं और वो तारीख़ी रिश्ता है। यानी पाकिस्तान के क्या में पाकिस्तान से पहले से हमारे ज़ाहिर है कि जो जहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है तो एक उनके ताल्लुकात हैं। ये बात सिर्फ है कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और ये जो है ये नुक्ता नज़र पाकिस्तान का नहीं है, ये तमाम दुनिया का भी है, और जो खित्ते के उनके बाकी पड़ोसी मुल्क हैं उनका भी ये नुक्ता नज़र है। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो, और मुझे उम्मीद है कि ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। एक मुल्क कैसे अपनी सरजमीन को मुस्तकिल दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करता रहेगा, और कल को उनके अपने लोग भी उसकी जद में आ जाएंगे और बाकी खत्ता भी उनकी जद में आएगा पाकिस्तान से हट के।
तो दूसरी बात यह है कि ये जो मैं आपको बताऊं कि भारत को भी इस बात का यकीनन वहाँ पे एहसास होगा कि किसी किस्म का कोई भी, कल वहाँ देखें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ख़वातीन को निकाल दिया गया, कोई बात भी नहीं की गई, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अफगानिस्तान से इस वक्त कुछ मिलेगा ना अफगानिस्तान को उनसे कुछ मिलेगा। ये बस ऐसे ही एक होता है ना कि पॉचरिंग है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए लेकिन जियो स्ट्रेटेजिकली किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इस वक्त दोनों मुल्कों के एक करीब आने से। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है, एक तो मैंने आपसे ये कहा ना कि यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो नेतन्याहू की रंग में भंग डाल दिया, ये कह के कि मैं आपकी पार्लियामेंट्री खिताब से पहले काहिरा जाऊँगा और वहाँ बेशुमार दुनिया के मुल्क जो हैं उनके सरबराहान और वज़राए ख़ारजा और सारे जो हैं वो काहिरा पहुँच रहे हैं पीर के रोज़। और हमास ने शुक्रिया अदा कर दिया और साथ ही कहा है कि ये जी आप इसमें पढ़ के और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आएँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, वो मतलब उस टेबल पे एक सीट पर भी इसराइल नहीं है, और अगर है भी किसी जगह पे मुज़ाकरात में तो पूरी दुनिया एक तरफ है और इसराइल को एक सीट मिली हुई है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इंटेंशनलाइज कर दिया है, पेशतर इसके बजाय इसके कि वो एक कहीं कोई कैम्प डेविड होता था, कहीं कोई ओस्लो अकॉर्ड होता था, खाली अमेरिका है और एक मुल्क को बुला लिया और इसराइल को बुला लिया और मुआहदा करवा दिया, तो पूरी दुनिया इकट्ठी होगी उस जगह पे जहाँ पे ये फैसले होंगे। और ख़ासतौर पे तुर्की और बाकी मुल्कों के हवाले से इसराइल काफ़ी परेशान है। अच्छा एक बात, लेकिन उसके साथ ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत लंबा सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है, बहुत लंबा पूरा ख़त, अगर मैं सेकंड हम दिखा सकें, सोशल ट्रूथ पे उन्होंने इतना लंबा मैसेज डाला है कि उसको वो पूरा खत लिख दिया उन्होंने, और उसका स्टार्ट किया सेकंड अगर हम देखें, सम वेरी स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग इन चाइना। यहाँ से वो शुरू करते हैं और फिर वो कहते हैं कि दे आर बिकमिंग वेरी हॉस्टाइल इन सेंडिंग लेटर टू कंट्रीज थ्रू आउट वर्ल्ड, के वो एक्सपोर्ट कंट्रोल करेंगे वगैरह वगैरह। और फिर ये है कि उन्होंने बहुत सख्त उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि ये बात मैंने कल भी की थी कि चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट पे बड़े शदीद जो है वो लागू कर दिए हैं कवानीन। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ भी नहीं रुके, फिर उन्होंने एक और सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है, ये थर्ड अगर हम दिखा सकें, कि चाइना ने जो है ट्रेडिंग में पूरी दुनिया को ख़त लिखे हैं और वो कह रहे हैं कि पहली नवंबर से वो हो सकता है कि चाइना के ऊपर जो है वो 100% और टैरिफ डाल दें, 100% और, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, 100% टैरिफ और डाल दें वो चाइना पे। तो ये पहली नवंबर से अगर डालने हैं उन्होंने, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि हो सकता है इतनी तलखियाँ बढ़ गई हैं कि मेरी मुलाकात शी जिनपिंग से ना हो सके। यानी एपेक के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप जाने का इरादा कर रहे थे, तो दरवाजे पे बंद नहीं किए उन्होंने, दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि ये इस तरह के ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं। और वो चाइना, तो एक तो पहले तो ये ख्याल था कि कोई बारगेनिंग चिप के तौर पे दोनों मुल्क अपनी पॉस्चरिंग ले रहे हैं शी जिनपिंग और ट्रंप मुलाकात से पहले, लेकिन अब जो उनके एपेक में आने के इम्कानात कम से कम मादूम ज़रूर होते नज़र आ रहे हैं, और ये भी इम्कानात कम हो रहे हैं कि यानी उनकी और शी जिनपिंग की मुलाकात नहीं होगी। मतलब ये बहुत बड़ा एक सेटबैक लगेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से नहीं हो रही, और इसलिए नहीं हो रही कि शी जिनपिंग किसी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे, और उन्होंने अपने कवानीन सख्त किए, इन्होंने जवाब में टैरिफ लगा दिया। अब अगर हो सकता है कि आसियान में जाएं और फिर हो सकता है कि कोरिया में जाएं, लेकिन ये जो आज की पोजीशन है उसमें यह है कि बहुत सख्त दोनों तरफ से जो है वो, पहले उनकी तरफ से तो इकदाम उठाए गए और इस तरफ से जो है वो टैरिफ आयद कर दिए गए। तो ये जो है ये तलखी बहुत शदीद है इस वक्त। अब आसियान में क्या होता है, क्या वो जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और असल तो उनकी आसियान से ज़्यादा तो उनका ये था कि मैं जाऊं किसी तरह से जो है साउथ कोरिया और वहाँ पे जाके मैं शी जिनपिंग से मिलूं। तो अभी तक वो ना कंफर्म हुआ है ना फाइनल हुआ है इस मैसेज के बाद, लेकिन उसके इम्कानात मादूम ज़रूर हो गए हैं, और तमाम दुनिया के ऊपर इसका, ये जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो वॉर चल रही है इस वक्त, ट्रेड वॉर, उसका असर होगा। अच्छा, इसमें एक बात पे सिर्फ ये बताऊं कि ये जो है ना जियो पॉलिटिक्स जन्म ले रही है फ़लस्तीन और गज़ा से, बाकी तो सारी दुनिया, आप देखें ना वो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जी मेरा भी उसी तरह से आप मुआहदा करवा दें जैसे आपने करवाया था, आपने करवाया इसराइल और हमास के दरमियान, आप मेरा और रशिया का भी करवा दें, यूक्रेन का भी करवा दें। नोबडी, मतलब वहाँ पर कोई इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटरेस्ट नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये इंटरेस्ट है, वो जो कहते हैं ना 3000 साल पुराना मैं
यहाँ पे पूरे मशरिक़ वस्ता में मामलात को हल करने आ रहा हूँ। ये ज़हन में रखें कि जब से सीज़ फायर हुआ है तो हुतीज़ ने भी कोई फायर नहीं किया, हुतीज़ ने भी होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि हुतीज़ के साथ भी उनके जो मुज़ाकरात हो रहे थे ओमान में, तो बीच में इसने गन की थी नेतन्याहू ने। तो अब वो नेतन्याहू की मौजूदगी में आगे प्लान कैसे बनेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कैसे लेकर आएंगे, और वो इसराइल आने से पहले पूरी दुनिया के साथ वहाँ मुआहदा साइन करेंगे, तो उसमें क्या वो ऐलान करेंगे, फिर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग भी वहाँ अपना अपना इनपुट देंगे। ये कैसे मुमकिन है? आप देखें ना, वो काबीना का इजलास करते हैं तो लाइव जाती है, कोई इजलास जो होता है अमेरिका में काबीना का, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बिठा के सारे लोग बारी बारी उनकी तारीफ करते हैं, पहले कहते हैं आप बड़े अच्छे हैं प्रेसिडेंट, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे हो, इस तरह उनका। अब वो सारे लोग जो बैठेंगे पूरी दुनिया से जो रहनुमा आएंगे, तो आपका क्या ख्याल है? प्रेसिडेंट एर्दोगन बैठे हैं, और कतर के वज़ीर आज़म बैठे हैं, और सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी है, और जॉर्डन है, और जो फ्रांस है वो, तो इतने सारे मुल्क अपना इनपुट दे रहे होंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सबको वीटो तो नहीं करेंगे ना, कोई वजह है तो उन्होंने सबको बुला लिया ना वहाँ काहिरा में। तो वहाँ पर वो अब ये बड़ा, और ये बड़ी परेशान कौन बात है नेतन्याहू के लिए कि उसको नहीं बुलाया वहाँ पे काहिरा में। उन्होंने कहा कि तुमसे मिलने के लिए मैं बाद में आ जाऊँगा, खिताब करूँगा पार्लियामेंट से आके। तो वो एक, और घंटों में, मतलब दिन के दिन ही वो आएंगे खिताब करके बस सीधा, यानी उन्होंने मंगल को वापस पहुँच जाना है वाशिंगटन, तो पीर का दिन गुजारेंगे बस, ठीक है ना, पीर का दिन वो इसराइल में और काहिरा में गुजार के, और वो फिर जो है वो मंगल की सुबह को वो जो है वो वापस वाशिंगटन में होंगे। तो अगले 2-4 रोज़ जो हैं उसमें ये क्लियर होगा कि ये क्या कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सामने आता है हमारे, या मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। अगर आइडियाज़ हैं तो भी चलें, अभी सीज़ फायर तो हुआ है, लेकिन उस सीज़ फायर में फिर क्या वो कैदी और वो सारे जिनके बारे में हमास का कहना ये कि ये गारंटी हमें दी है जेरेड कुशनर ने और स्टीव विटकॉफ ने कि सीज़ फायर की गारंटी, परमानेंट सीज़ फायर की गारंटी, कैदियों की रिहाई की, तो ये अभी इसमें बहुत कुछ अभी होना है। फिर कौन से मुल्क जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, पासपोर्ट कैसे इशू होगा, वो ट्रैवल कैसे करेंगे। देखें ना, अगर वो बाहर जाते हैं तो किस पासपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन आज ये खुशी है कि कम से कम लोग जो हैं वो ये बड़ी तकलीफ देह मनाजिर हैं अगर आप देखें, लेकिन बहरहाल ये हम देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग गज़ा की पट्टी में एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाते हमें नज़र आ रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से लगता है, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। जिंजिला आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।